अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इसमें जो हमें टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं वो है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस लॉ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस लॉ, तो हम इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक का जो पेज नंबर 160 है उसको ओपन करें, फ्रॉम 9th फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 160, इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, सबसे पहले तो स्लाइड में आप चेक कर लें, स्लाइड में इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। पहले हम यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम 160 पेज पे जो आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 7 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिर बुक से जो है वो रीड आउट कर लेंगे ताकि दोनों कंसेप्ट जो वो इजीली क्लियर हो जाएं इलास्टिसिटी के हवाले से। तो इलास्टिसिटी जो है हम इसको ज़रा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल। डिफ़ॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी शक्ल में बिगाड़ आ जाना, यानी कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डेफिनेट ना हो, ऐसी चीज़ जिसको हमें समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो, यानी डिफ़ॉर्म हो जाना, शक्ल का बिगड़ जाना, ठीक है। मटेरियल्स जो हैं वो डिफ़ॉर्म कब होते हैं? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा या तो उस मटेरियल को मेल्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो मटेरियल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, यानी किसी न किसी शक्ल में आ जाना। एक तो होता है कि आप ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर लेते हो तो वो टूट जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसको बिल्कुल एक्सटेंड कर जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होता लेकिन किसी और फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी यही होती है कि जैसे कि आपके घर में स्प्रिंग वगैरह हैं, अगर आपने उसको एक साइड से जो बिल्कुल टाइट किया हुआ है, दूसरी साइड से आपने उसको अपने हैंड से पकड़ा हुआ है, देन आप उसको अपनी तरफ खींचते हो तो उसमें थोड़ी सी लचक आएगी। पहले स्प्रिंग जो था उसकी जो लेंथ थी वो बिल्कुल कम थी, जब आपने उसको खींचा तो वो बिल्कुल वो लेंथ, उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। इसका मतलब है कि उसमें इलास्टिसिटी आ गई, उसमें लचक आ गई। सेकेंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशंस के, डिफॉर्मेशंस की 2 काइंड्स हैं। एक तो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में बिगाड़ आ जाता है तो उसमें इलास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि लचक पैदा हो जाती है। और दूसरा ये है कि जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये होता है कि जो यानी कि मटेरियल है जब वो डिफ़ॉर्म हो जाता है तो उसमें प्लास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिक, जैसे आपके घर में अगर देखें प्लास्टिक के जो क्रॉकरी का सामान होता है तो वो प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो उसमें, अब देखें अगर आप उस प्लेट को पिघालते हैं तो उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, ठीक है। जब उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई, इसका मतलब है कि पहले उस चीज़ की जो शेप थी वो बिल्कुल गोल थी, लेकिन जब आपने उसको जो है बॉयल किया देन उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज होती चली गई। उसके बाद जो है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इन दोनों में बेसिकली यही फ़र्क है कि जैसे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एज वी हैव हिंटेड एट बिफोर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ अ डिफॉर्मेशन विच इज़ रिवर्सिबल, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बिल्कुल रिवर्स हो जाए। जैसे कि आप स्प्रिंग का केस देख लें, एक साइड से आप स्प्रिंग को टाइट कर लेते हैं, दूसरी साइड से आप स्प्रिंग को अपने हाथ में लेते हैं। अब अपने हाथ से स्प्रिंग को जो है वो खींचेंगे तो स्प्रिंग जो है पहले आपकी तरफ आएगा तो उसकी लंबाई में इजाफा होगा, लेकिन जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो फ़ौरन उस अपनी पोजीशन पर जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने उसको खींचा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन, जब आपने उसको छोड़ दिया दोबारा वो अपनी बैकवर्ड पोजीशन पर आ गया तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब ये कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है ये रिवर्सिबल शो करती है, जबकि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होती है ये एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, जबकि अगर हम बात करें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, इसके बाद इसमें चेंजिंग नहीं आती। लाइक आपने अगर किसी मटेरियल को, किसी प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट किया, वो पिघल गया, आपने उसको कोई और शेप दे दी, उसके बाद आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो जिस पोजीशन में वो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है ये एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, जबकि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेस जो है ना बेसिकली ये प्रेशर से रिलेटेड है और स्ट्रेस को हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है।
और इसका जो यूनिट है वो है एफ ओवर ए। इसका मतलब है कि जिस स्ट्रेस जो है ये प्रेशर के क्राइटेरिया में आता है। जब प्रेशर का यूनिट हमने पढ़ा था कि P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। प्रेशर जो है ये फोर्स और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी लिहाज से जो स्ट्रेस है ये भी फोर्स और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो जो प्रेशर का यूनिट है वही स्ट्रेस का यूनिट होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर का यूनिट अगर हमारे पास पास्कल है, यानी कि प्रेशर का यूनिट फोर्स न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, तो जो स्ट्रेस है उसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्ट्रेस जो है एफ ओवर ए पर डिपेंड कर रही है, यानी फोर्स और एरिया पर डिपेंड कर रही है। अगर फोर्स को हम डबल करते हैं तो स्ट्रेस भी हमारे पास डबल होगा। एरिया को हम डबल करते हैं स्ट्रेस हमारे पास हाफ हो जाएगा। सेम लाइक एस प्रेशर P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। अगर फोर्स डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल होगा, एरिया को डबल करेंगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो प्रेशर का यूनिट है वही स्ट्रेस का यूनिट होगा। प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, तो स्ट्रेस का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रेस है इसका तो यूनिट है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस की डायमेंशन होती है क्योंकि स्ट्रेस जो है वो फोर्स और एरिया पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी डायमेंशन होती है। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, जबकि जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन को बेसिकली हम जो है ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल एल से शो कर रहे होते हैं, जैसे डेल एल ओवर एल है। अब देखिए स्ट्रेन को हम यहाँ से शो करते हैं, पेज नंबर 161 पर है स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक स्ट्रेस जो है वो बॉडी पर एक्ट करते हैं, इट में चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जब स्ट्रेस जो है किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो उसकी लेंथ, उसका वॉल्यूम और उसका जो शेप है वो उन सब में तब्दीली आती है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन जब हम अप्लाई करते हैं तो जस्ट लेंथ में चेंजिंग आती है। A comparison of such a change caused by the stress with the original length, volume और shape is called the strain। इसका मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस में यानी उसकी ओरिजिनल लेंथ में तब्दीली कर देते हैं, ठीक है, और शेप में तब्दीली कर देते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रेन बन जाता है। लेकिन जब हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं, इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूस चेंजिंग लेंथ इज़ नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है ये लेंथ में चेंजिंग का बायस बनता है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ को चेंज करने में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, यानी कि उसकी लेंथ को डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि स्ट्रेस जो है ना इसका यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो फोर्स और ओवर एरिया पर डिपेंड कर रही है। जिस तरह प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी तरीके से स्ट्रेस जो है उसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है। लेकिन स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो यानी कि डायरेक्टली हम कहेंगे जब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है तो स्ट्रेन की डायमेंशन भी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का यूनिट है इसलिए स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे कि अब आप यहाँ से देखना, अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेन की डायमेंशन उसका यूनिट क्यों नहीं है, तो आपने देखा स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि दोनों ही लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। दोनों मीटर आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, कोई यूनिट नहीं। इसका मतलब है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है इसलिए उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। स्ट्रेस का यूनिट है इसलिए उसकी डायमेंशन भी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों का। अब देखें जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर देखें ब्लैक से। अब आपने किया, आपने उसको स्ट्रेस अप्लाई किया, दोनों तरफ से आपने इसको खींचा, तो देखिए राइट साइड पर जो आपको एरो शो हो रहे हैं रेड कलर के, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो कर रहे हैं चेंज इन लेंथ। इसका मतलब है कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो बेसिकली परफॉर्म की जा रही है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेस जो है ये एक प्रेशर का यूनिट में आता है, ठीक है। स्ट्रेस में हम लेंथ, वॉल्यूम और शेप इन सबको चेंज कर लेते हैं। स्ट्रेस का यूनिट भी है और स्ट्रेस की डायमेंशन भी है। अब हम बात करते हैं अगर स्ट्रेन की, तो इनमें मैं आपको डिफरेंशिएट बता रही हूँ। स्ट्रेन जो है इसका यूनिट लेंथ होता है, तो दोनों चेंज इज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि m ओवर m, दोनों आपस में कट गए तो कोई यूनिट नहीं। इसका मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है।
इलास्टिसिटी जो है ये चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी को जब आपने डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी टाइप्स लिखनी है, जो कि मैंने दोनों टाइप्स आपको बताई गए हैं, डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इन दोनों को आपस में डिस्कस करना है। उसके बाद आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाले से बताना है, टेंसाइल स्ट्रेन के हवाले से बताना है। स्ट्रेस जो है इसका यूनिट लिखना है, इसकी डायमेंशन बतानी है कि इसकी डायमेंशन प्रेशर की तरह ही होती है जैसे कि न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो आपने इसको कैसे निकालेंगे, न्यूटन का यूनिट क्या होता है kg/-2 और खाली वो क्या बचेगा m2, आपस में कर देंगे, जो उनकी डायमेंशन आएगी वो हमें पता चल जाएगा। स्ट्रेन को लिखना है, स्ट्रेन जो है वो दोनों ही लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि m और m जो आपस में कट जाएंगे। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। आपने सारा इसको डिस्क्राइब करना है, इसको आपस में बताना है, और चेंज इन लेंथ को जिस तरह पीछे एरो से बताया गया है वैसे ही आपने इसको क्या करना है, बताना है। उसके बाद है जो हुक्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हुक्स लॉ के हवाले से हम बात करें, हुक्स लॉ में भी एक स्प्रिंग को है वो लिया गया है, दोनों ही स्प्रिंग को, जैसे कि हुक्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाई टू एन अनसैचुरेटेड स्प्रिंग एंड द अमाउंट स्प्रिंग इज सैचुरेटेड। यानी कि हुक्स लॉ में भी हम फोर्स और लेंथ को ही ले रहे हैं कि एक तरफ से अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ये देखेंगे स्प्रिंग के ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई की तो क्या है उसकी लेंथ में चेंजिंग आई या नहीं आई। तो लेंथ में चेंजिंग आना, फोर्स का अप्लाई करना, ये एक बेसिकली हुक्स लॉ है जो कि स्प्रिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि जी फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर लेंथ भी है, तो इसका मतलब ये है कि हुक्स लॉ बेसिकली यहाँ पर जो है पॉसिबल है। और फिर हमने इसको क्या करना है, इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हुक्स लॉ को जो बेसिकली आपकी स्लाइड में जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वो डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप, हुक्स लॉ जो है कैसा रिलेशनशिप देता है बिटवीन द फोर्स अप्लाइड टू एन अनसैचुरेटेड स्प्रिंग, यानी कि हुक्स लॉ जो है ये फोर्स के और लेंथ के दरमियान में कैसा रिलेशनशिप देता है जब फोर्स को हम एक ऐसे स्प्रिंग पर अप्लाई करते हैं जिसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, जिसको हमने कोई भी नहीं खींचा, वो अपनी पोजीशन पर वैसे ही है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब हम देखें कि उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई है, पहले वो छोटा था, उसके बाद राइट साइड पर देखें उसकी लेंथ में इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया, पहले वो अनस्ट्रेच था जो कि लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, राइट साइड पे आकर वो स्ट्रेच हो गया, यानी इसको खींचा है, फोर्स अप्लाई की गई है उस पर। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्स और एक्सटेंशन। हुक्स लॉ में ही आपका एक ग्राफ दिया गया है 7.24 में, ग्राफ्स बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, तो फोर्स और लेंथ को आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं। और तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको ये बता रहे हैं, अब देखें जो फोर्स है वो एक्सटेंशन, अगर हम देखें एक्सटेंशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि लेंथ जो है इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पर रखा। फोर्स जो है ये डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पर रखा। अब देखें कि पहले तो इनकी स्ट्रेट लाइन जा रही थी, इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इक्वल जा रहे थे। स्ट्रेस जो है वो फोर्स को शो कर रहा है, स्ट्रेन जो है वो एक्सटेंशन को शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के। आपकी बुक का पेज नंबर 161 पे हुक्स लॉ की डेफिनेशन जो रेड ब्लॉक में लिखी गई है उसके नीचे ही एक इक्वेशन है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन के। वो किस ग्राफ को शो करके बनाई गई है, वो इस ग्राफ को शो करके बनाई जो आपको स्लाइड में दिखाया मैंने। एक्सटेंशन जो है ये स्ट्रेन को शो कर रहा है, जो फोर्स है वो स्ट्रेस को शो कर रही है। एक्सटेंशन जो है वो किसको शो कर रहा है, स्ट्रेन को। स्ट्रेस किसको शो कर रहा है, फोर्स को। अब देखें जहाँ पर पी पॉइंट आपको शो हो रहा है, स्लाइड में देखें पी पॉइंट शो हो रहा है, वहाँ तक तो आप रहने दें, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर हाथ रखें तो पीछे आपको एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। एक्सटेंशन और फोर्स के दरमियान में एक कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन जो वो बिल्कुल शो हो रही है फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में, यानी कि फोर्स को आपने स्ट्रेस कंसीडर करना है, एक्सटेंशन को आपने स्ट्रेन। तो आप देखिए फोर्स और जो स्ट्रेन है, यानी कि फोर्स और जो एक्सटेंशन है, उन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रेन जो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, तो वो लाइन आपको शो करिए कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी कि स्ट्रेस को आपने वाई एक्सिस पे लिया, आपने स्ट्रेन को आपने एक्स एक्सिस पे लिया। अब देखिए आप पी से पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में एक सीधी लाइन है, एक कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, कांस्टेंट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब पी से हम आगे जाते हैं तो आपने देखा वायर जो है वो बिल्कुल कर्व हो गई है, वो नीचे झुक गई है। इसका मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा
एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको ऐसा मटेरियल उस मटेरियल को हमने ऐसा डिफॉर्म कर दिया कि वो यानी कि उसको हमने कुछ ज़्यादा उसकी लेंथ में इजाफा कर दिया कि वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ कि उसकी लेंथ जो है वो बिगड़ गई, ठीक है, और वो फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गया, ठीक है, और वो नीचे गिर गया, वायर जो नीचे गिर गई। तो वायर का नीचे गिरना यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्टॉप्स ओबेइंग हुक्स लॉ हियर। यहाँ पर आकर जो होता है वो हुक्स लॉ जो है वो ख़त्म हो जाता है। पहले तो देखें हुक्स लॉ जो है वो आपको ये बता रहा है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि पी से पहले जो कांस्टेंट, जो स्ट्रेट, जो सीधी लाइन है वो बता रही है कि यहाँ तक तो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। जब पी से हम आगे जा रहे हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन अब नहीं रहे, क्योंकि अब इन दोनों में कोई सीधी लाइन नहीं है, कोई कांस्टेंट लाइन नहीं है। अब तो इनकी शक्ल बिगड़ गई है, वायर जो है नीचे की तरफ गिर गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन जो थी, बिल्कुल सीधी लाइन थी, वहाँ पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा था, लेकिन पी से आगे जो कर्व लाइन है वहाँ पर हुक्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा। तो आपकी बुक में ही इक्वेशन लिखी हुई है पेज नंबर 161 पे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के, और स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल स्ट्रेन। यानी कि हमने कांस्टेंट लगाया डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए, तो हमने देखा कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर हुक्स लॉ को शो कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे हुक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, कि हुक्स लॉ जो है ये हर किस्म की डिफॉर्मेशन और मैटर की हर टाइप्स पर डिपेंड करता है, एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक। सर्टन लिमिट का मतलब ये है कि कांस्टेंट लाइन रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहे, वो होती है एक सर्टन लिमिट। जब आप उस चीज़ को उसकी लिमिट से बाहर कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी, फिर वहाँ पर हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। This limit tells us maximum stress that can be safely applied on a body without causing permanent deformation in its length। यानी कि जब आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी लेंथ में भी चेंजिंग आएगी, तो वहाँ पर हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। स्ट्रेस आप इतनी अप्लाई करें कि उसकी लेंथ में चेंजिंग इतनी आए कि दोनों में स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बने, बिल्कुल कांस्टेंट बने, तब जाकर हुक्स लॉ ओबे होगा। अगर आप स्ट्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, यानी कि हर चीज़ की, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जब इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसको देखेंगे, उस पर तजुर्बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उस मटेरियल में तो डिफॉर्मेशन करनी है, उस मटेरियल के अंदर बिगाड़ तो आना है। तो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस आप इतनी अप्लाई करें कि आपकी लेंथ जो है जिस वायर पे आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसकी लेंथ में उतनी ही चेंजिंग है जितना हुक्स लॉ ओबे कर सकता हो। हुक्स लॉ तो तब ओबे होगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यंग मॉडुलस लॉ। अब मैंने आपको बता दी कि हुक्स लॉ जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है हमने आपस में कंसल्ट कर लिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यंग मॉडुलस लॉ। अब मैंने तीनों जो आज टॉपिक आपको पढ़ा रही थी असल में ये हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इलास्टिसिटी, उसको मैंने बता दिया किस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट करना है। दूसरा हुक्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, एक एक की पॉइंट को नोट डाउन करना है। दूसरा ये कि ताकि आपको इजीली चीज़ें जो है वो कवर होती जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यंग मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यंग मॉडुलस लॉ की जो डेफिनेशन है सबसे पहले आपकी स्लाइड में जो मैंने इसको अपलोड की है ये आप चेक कर लें। जैसे कि यंग मॉडुलस इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू स्ट्रेन। देखें, कंप्रेसिव का मतलब होता है शेप, टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ। हमने कहा था कि किसी भी चीज़ की लेंथ उसकी शेप या उसके वॉल्यूम में जब चेंजिंग आएगी तो वो कहलाएगी स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो क्या कहलाएगी, यंग मॉडुलस लॉ। तो अपनी बुक का जो पेज है आपकी 162 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको ओपन करें, उसको यहाँ से हम रीड करते हैं। सबसे पहले तो आपकी बुक से रीड करवाना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है यंग मॉडुलस, उसको हम देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ
स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। यंगेस्ट मॉडुलस कहते हैं कि स्ट्रेस से स्ट्रेन तक की रेशो यंग मॉडुलस कहलाती है। अब मुझे लगता है कि शायद आपको डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए, हो गई होगी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेशो क्या कहलाती है, यंग मॉडुलस। उसके बाद जो है यंग मॉडुलस को आपने वाई से जो है वो डिनोट करना है। तो यंग मॉडुलस को आपने वाई से डिनोट किया, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब ये है कि यंग मॉडुलस को क्या कर रहा है, ये एप्लीकेबल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है डेल एल जो था, ठीक है, डेल एल वो था चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। स्ट्रेस हम लोग जानते हैं कि फोर्स ओवर एरिया पर डिपेंड कर रही है स्ट्रेस, यानी कि प्रेशर। P इज इक्वल टू एफ ओवर ए था, तो स्ट्रेस भी कितना हो गया, एफ ओवर ए। ठीक है, तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे और जो एरिया है उसको हमने कैपिटल ए से क्या करना है, उसको हमने डिनोट कर देना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि अब क्या करना है, हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एफ ओवर ए। आपकी बुक में ही समझा रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ को हम शो करेंगे एल नोट से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ ओवर ए शो कर रहा है आपकी स्ट्रेस को। फिर आपने जो है वो उसके डिवीजन का निशान लगाना है। वहाँ पे आपने लिखना है डेल्टा एल, यानी कि स्मॉल एल। ठीक है, ये कैपिटल एल लिखते हैं, बेशक कैपिटल एल सही रहेगा, आपकी बुक में कैपिटल एल से जो है वो शो किया जा रहा है। डिवाइडेड बाय एल नोट। एल नोट का मतलब है ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आई सेकंड नंबर पे, एफ ओवर ए मल्टीपल एल नोट ओवर डेल्टा एल। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब आपने देखा कि डेल्टा एल और ए आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एल नोट और एफ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बनी कि एफ एल नोट ओवर ए डेल एल। अब देखें यहाँ पर अगर हमने फार्मूले से ही हमने अगर इसका यूनिट निकालना है यंगेस्ट मॉडुलस का, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एल नोट ओवर एरिया यानी कि ए और डेल्टा एल। अब एल नोट और डेल्टा एल बेशक है लेकिन इनका यूनिट तो सेम होगा, मीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर f पे आप f की जगह आप लिखेंगे कैपिटल N यानी कि न्यूटन। एल नोट की जगह आप लिखेंगे स्मॉल m। ठीक हो गया, और ओवर यानी डिवाइडेड का निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद आपने एरिया का यूनिट लिखना है मीटर पर स्क्वायर और डेल्टा एल का यूनिट लिखना है मीटर। अब देखिए दोनों ही लेंथ थी, दोनों ही मीटर था, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल यूनिट क्या बचा, Nm-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ से जो है वो प्रूफ कर लिया कि यंगेस्ट मॉडुलस, स्ट्रेस और प्रेशर इन तीनों का सेम यूनिट है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यानी कि ये तीनों ही फोर्स और एरिया पर डिपेंड करते हुए अपना यूनिट दे रहे हैं, वो भी सेम दे रहे हैं। ठीक हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यंगेस्ट मॉडुलस को हमने यहाँ से क्या कर लिया, डेरिवेट कर लिया, ड्राइव कर लिया। ठीक हो गया, उसके बाद आपकी टेबल है यहाँ पर 7.2 यंगेस्ट मॉडुलाई ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स। ये बिल्कुल भी आपने याद नहीं करना। लास्ट वाले आपके पास दो दिए गए हैं, एक तो वुड लिखा हुआ है पैरेलल गेम और वुड के नीचे परपेंडिकुलर गेम। जो पैरेलल है वो 10 है, जो परपेंडिकुलर है 1 है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर इसी टेबल में ही देखें गौर से, तो वहाँ पे एक ऊपर लिखा हुआ है मटेरियल, जहाँ पर पर्पल एरो का निशान है। 7.2 है टेबल यंगेस्ट मॉडुलाई की, उसमें मटेरियल के बिल्कुल राइट साइड भी लिखा हुआ है यंगेस्ट मॉडुलस इंटू 10⁻⁹ Nm-2। तो आपने ये वैल्यू को याद रखना है कि यंगेस्ट मॉडुलस जो है वो कौन सी वैल्यू के साथ आया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो आपसे कहता है कि यंगेस्ट मॉडुलस मल्टीपल Nm-2 इज इक्वल टू
10⁻8, 10⁻9, 10⁻⁻9, ये 10⁻10। तो यहाँ पर देखें 7.2 का जो टेबल है यंगस्ट मॉडुलस का, पेज नंबर 162 पे वहाँ पर बताया हुआ 10⁻9। तो ये वैल्यू आपने जो क्या करनी है, इसको रिमेंबर रखनी है। अच्छा जी, यहाँ तक जो थे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, यंगस्ट मॉडुलस को, इन तीनों टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया और मैंने यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी आपको बता दी। तो यहाँ से मैंने आपको ये बता रही हूँ कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों, और इन तीनों को किस तरह अटैम्प्ट करना है वो भी आपको बता दिया। इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या क्या है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो साथ साथ जो हमने इसके टॉपिक्स को है वो कर लिया, और चैप्टर 7 जो है ये हमने जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। जैसे कि अच्छा, उसके बाद स्ट्रेस को आपको मैंने डिफ़ाइन कर दीजिए कि जैसे कि इलास्टिसिटी को भी डिफ़ाइन किया था, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विर्चू ऑफ विच मैटर रेजिस्ट एनी फोर्स विच ट्राइज टू चेंज इन लेंथ, यानी कि फोर्स जब हम किसी भी चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ, उसकी शेप, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे। स्ट्रेस का हमने बता दिया था कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ किसको बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन को। टेंसाइल जो ये लेंथ से रिलेटेड है इसलिए हम इसको टेंसाइल बोला। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया किस तरह हमने इसको पढ़ा था। ठीक हो गया, तो द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। उसके बाद है इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव होती है ना वो बेसिकली चैप्टर नंबर बेशक 9th हो या 10th क्लास हो, ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमम आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के जो लास्ट में एक्सरसाइज दी जाती हैं हर चैप्टर के एंड में, उन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ बनती है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज को जो है वो प्रेफर नहीं करता। वो आपकी चैप्टर के ही दरमियान में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वहीं से वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। बस उसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग कर देता है। जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब ऑन जो यंग मॉडुलस लॉ, या आपसे वो ये भी कह सकता है प्रूव दैट y इज़ इक्वल टू FL0 ओवर A डेल्टा L। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको प्रूव करना आना चाहिए। वो आप कहाँ से प्रूव करेंगे, यंग मॉडुलस से। फिर आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर लेना। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ कर भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस लॉ, इनको जो हमने वो डिस्कस कर लिया था। ठीक हो गया, तो उसके अलावा चैप्टर नंबर, अच्छा फिर उसके बाद हम बात करते हैं यंग मॉडुलस के आपस में ग्राफ की, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की। तो यहाँ पर ये ग्राफ है वो बनाया गया है यंग मॉडुलस का, वो आप जो है चेक कर लें स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस जो है ये फोर्स को शो कर रही है जो कि लॉन्ग वाई एक्सिस है। स्ट्रेन जो है स्ट्रेन यानी कि एक्स एक्सिस पे है, ये लेंथ को शो कर रही है और इनमें ग्राफ बन रहा है जिसको हम एक देखें। अब देखें ऊपर हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा ग्राफ बन रहा है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसी स्ट्रेंथ जहाँ पर आकर जो है उस चीज़ की लंबाई में या उस चीज़ की डिफॉर्म होने की हद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये होती है अल्टीमेट, आखिरी हद। उसके बाद भी अगर आप उसको प्रेशर यानी उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो कहलाती है फ्रैक्चर। यहाँ पर चीज़ आकर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। शुरू में जो येलो शो हो रहा है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन शो हो रही है, वो है यंग मॉडुलस की। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं। हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यंगस्ट मॉडुलस की अगर हम देखें तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आता है। ठीक हो गया, अच्छा जी। फिर उसके बाद अब आपने देखना है कि चैप्टर नंबर 7 जो था वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 7 में अब देखें हमने जो है यंग मॉडुलस, ठीक है, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, ठीक है, इसी लिहाज से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, शिप्स एंड सबमरीन्स, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ठीक हो गया। और उसके बाद है आर्शिमिदस प्रिंसिपल। ये सारी चीज़ें जो है हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर ली और स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि जो इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, ये यंग मॉडुलस है या हुक्स लॉ है, तो हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा, इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पढ़ लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपने रेड ब्लॉक से उसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन आपने पॉइंट देना है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन को लिखना है, मार्कर से जो है उसको इक्वेशन को लिखना है, यानी कि इक्वेशन लिखना है, फिर पेन से लिखें उसको, फिर उसको इस तरह बनाएं कि आपको फुल मार्क्स दे दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो आज जो है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 13 है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 जो था वो हमने चैप्टर नंबर 7 में ख़त्म कर लिया। ठीक हो गया। तो लेक्चर नंबर 13 जो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, जो चीज़ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछी जाए आपने वैसे ही करना है। ठीक हो गया। अल्लाह।